नमस्कार बच्चों, अगर आप क्लास 8 में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। यानी जिन बच्चों का आज सोशल साइंस का पेपर है तो वे सारे बच्चे इस पेपर को ज़रूर देख के जाएं, क्योंकि इस पेपर से आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, इसकी मैंने केवल आंसर की वीडियो बनाया था बच्चों, लेकिन जब तक क्वेश्चन पेपर के साथ वीडियो न बनाई जाए या क्वेश्चन पेपर के साथ जब तक आंसर को न देख ले तो हमें क्लियर नहीं हो पाता कि जो आंसर है वो किस क्वेश्चन के हैं। ठीक है, तो जैसे ही हमें क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हुआ तो हमने सोचा कि क्वेश्चन पेपर के साथ इसकी वीडियो बनाई जाए, क्योंकि आपको ये समझ में आ जाएगा कि कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी काफ़ी हेल्पफुल भी होगा। ठीक है, तो चलिए समय को न गवाते हुए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। जहाँ तक उम्मीद है कि आपको इस पेपर से बहुत सारी हेल्प मिलने वाली है। ठीक है, यानी अगर आप किसी भी चीज़ की तैयारी करते हैं फिर भी ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल है, क्योंकि सोशल साइंस का पेपर हर एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं इसको हम। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को आप पढ़ लेंगे, हम सीधे क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपके एमसीक्यू बेस पे है। ठीक है, पेपर फर्स्ट में आपसे ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से, यानी कि पहले क्वेश्चन में पहले का पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा मृदा निर्माण का एक कारक है। यानी आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सा ऐसा कारक है जिसका निर्माण, यानी कि जो मृदा निर्माण का एक मुख्य कारक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाता है तो जनक सेल, जलवायु या जैव पदार्थ सारे के सारे हैं। ठीक है, यानी कि मृदा निर्माण में क्या है, सारे की भूमिका है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में अपना देखते चलेंगे, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलते हैं और सेकेंड को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि मॉस एक प्राकृतिक वनस्पति है। ठीक है, तो ये कौन सी वनस्पति है, कहाँ की है। तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट यहाँ पर, तो ये ऑप्शन सी है, यानी कि ध्रुवीय प्रदेशों को। देखो सारे ऑप्शन को पढ़ेंगे तो समय लगेगा, आप यहाँ से देख लेंगे, केवल आंसर को आप देख लेंगे। ठीक है, तो दूसरे का सी सही हो जाएगा, ध्रुवीय प्रदेशों की। ठीक है, यानी आप समझ पाएंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, तो उन चैप्टर को आप पढ़ के जाएं। ठीक है, आपके लिए तो बहुत अच्छी बात है प्यारे बच्चों की, सबसे पहले मॉर्निंग का होता है पेपर, कि उन पेपर को देखने के बाद आपको आइडिया लग जाता है कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का लक्षण नहीं है, यानी कि भारतीय संविधान की विशेषता कौन नहीं है वो पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जब देखा जाएगा तो भारतीय संघवाद की जो विशेषता, सॉरी भारतीय संविधान की जो विशेषता है ये आपके संघवाद भी है, संसदीय शासन प्रणाली भी है, मौलिक अधिकार है। तो लेकिन आपसे इसमें पूछा कि कौन सा नहीं है। ठीक है, कौन सा अगर नहीं की बात होती है तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, शक्तियों का पृथकीकरण। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा थर्ड का। इंग्लिश वाले बच्चे भी इसे आप देख लेंगे। ठीक है ना, चलिए चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ, सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ क्वेश्चन का है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्यसभा के लिए गलत है। राज्यसभा की बात कही जा रही है, तो राज्यसभा के लिए कौन सा कथन गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो राज्यसभा में 233 सदस्य निर्वाचित होते हैं, यानी कि 233 सदस्यों का जो चुनाव होता है, और राज्यसभा में जो 12 सदस्य हैं इनको राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत, यानी कि अपने मन से नियुक्त किया जाता है। तो ये भी बिल्कुल सत्य है। ठीक है, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। राज्यसभा का सभापति यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो देश का जो उपराष्ट्रपति ये होते हैं, तो ये भी सत्य है। ठीक है, तो जब तीन कथन सत्य हो गए तो चौथा है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता के द्वारा किया जाता है। ये बिल्कुल गलत है, इसका चुनाव जनता के द्वारा नहीं किया जाता है, ये राज्यों के जो विधायक होते हैं उनके द्वारा किया जाता है। यानी कि राज्यसभा यानी कि राज्यों की सभा, लोकसभा का मतलब होता है जनता की सभा। ठीक है, चलिए तो इसका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा अगर देखा जाए तो ऑप्शन जो है डी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि गलत पूछा है तो हमें गलत बताना है। ठीक है, प्यारे बच्चों आप वीडियो को अच्छे से समझते चलेंगे हर एक क्वेश्चन को। ठीक है, लगता है कि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, लेकिन ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। वीडियो को लाइक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे, आपको लगे कि मैंने आपके लिए मेहनत किया है, तो वीडियो को लाइक करना और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। शाम को आपके क्या है पेपर के आंसर की भी अपलोड की जाएगी जल्दी ही, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेंगे, जिससे आपको क्या है जल्दी से जल्दी आपको दे दिया जाए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना प्यारे बच्चों। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल पे आपकी क्लास से संबंधित सारे मटेरियल को अपलोड किया जाता है। 5 है कि भारत में किस गवर्नर जनरल ने विलय नीति की शुरुआत की थी। विलय नीति यानी अपने राज्यों को
दूसरे राज्यों को अपने राज्यों में मिला लेना, राज्य हड़प की नीति भी कहते हैं इसे, विभक्त का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये जो चलाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाया गया था, ठीक है। यानी कि किसी भी राजा के पास अगर कोई संतान नहीं होता था तो वो गोद नहीं ले सकता था, ठीक है। उसके राज्य को क्या है, लॉर्ड डलहौजी अपने राज्य में मिला लेता था, ठीक है। चलिए चलते हैं, यानी कि 5 का ए सही हो जाएगा। इंग्लिश वाले बच्चे भी उसी के अकॉर्डिंग देखते चलें। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर कि विजयनगर तथा भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर जो 6 है कि विजयनगर तथा भद्रावती लौह इस्पात केंद्र किस राज्य में। देखिए जो ये आपके उद्योग चैप्टर का है, पूछा गया है। उद्योग चैप्टर को जरूर पढ़ेंगे बच्चों, इसमें से लौह इस्पात उद्योग के जो केंद्र है उसको पढ़ लेंगे, मैप को भी जरूर देख लेंगे आप, ठीक है। और 1857 की क्रांति है, इसके भी मैप को भी जरूर देख लेंगे, ठीक है। तो इस 6 क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपके क्या है, कर्नाटक, ठीक है। यानी कर्नाटक को सही करेंगे बच्चों। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग सहकारी क्षेत्र का उदाहरण है। सहकारी क्षेत्र का मतलब होता है जिसमें सरकार के द्वारा और निजी व्यक्ति के द्वारा दोनों मिलकर चला जाता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो 7 था इसका जो आंसर यहाँ पर है कि आणंद दुग्ध उत्पाद संघ अमूल, ठीक है। यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं आगे, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी। तो ये आपके हिस्ट्री का चैप्टर है, ठीक है ना। प्राच्यवाद में जो था ये शांति निकेतन की जो स्थापना ये किया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा किया गया था, ठीक है। 8वें का आपका बी करेक्ट हो जाएगा। 9वां यहाँ पर है कि निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में सही है। तो ये आपके सामाजिक राजनीतिक जीवन चैप्टर से था, ठीक है। न्यायपालिका चैप्टर था कि तो सर्वोच्च न्यायालय है, 3 प्रकार के न्यायालय होते हैं, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और जिला न्यायालय। तो तीनों के बारे में पढ़ेंगे, कौन सा कथन सही था इसमें बताया गया है, ठीक है। तो 9th में क्या था कि इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी, बिल्कुल सही था। यह नई दिल्ली में है, ये भी सही है। देश की सर्वोच्च अदालत है, ये भी सही है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 10 को देखते हैं कि किस उद्योग को आधुनिक उद्योग का मेरुदंड कहा जाता है। तो आधुनिक उद्योग का मेरुदंड यानी कि जिसे आपकी शरीर की जो रीढ़ की हड्डी होती है, अगर ये ना हो तो इंसान इसके बिना बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से जो लौह इस्पात उद्योग है इसको भी क्या आधुनिक उद्योग की मेरुदंड कहते हैं, ठीक है। यानी कि 10th का जो ऑप्शन है आपके बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह नारा किसने दिया था। तो ये जो नारा दिया गया था बहुत फेमस ही नारा है, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, ठीक है। 11 का ए सही यहाँ पर है, ठीक है। चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किया गया था। तो यह जो अंत किया गया था अनुच्छेद 17 के द्वारा किया गया था, ऑप्शन सी सही है, ठीक है। और समानता की बात की जाती है कि भेदभाव की समाप्ति कब किया गया था, ठीक है। तो ये आपके अनुच्छेद आपके 15 की बात कही जाएगी, ठीक है। समानता की बात रहेगी कानून की नज़र में तो 14, ठीक है। यानी कि भेदभाव समानता की छुआछूत और भेदभाव की जब बात होगी जन्म स्थल लिंग के आधार पर भेदभाव के बारे में हो तो अनुच्छेद 15 रहेगा, छुआछूत के बारे में 17, ठीक है। और अनुच्छेद जो 21 आपका है यह जीवन जीने का अधिकार है, इसको भी आप जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वेरिश यानी कि एमसीक्यू क्वेश्चन किया था। अब यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, कि लघुत्तरी क्वेश्चन है जो 2 से 3 क्वेश्चन तक पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया गया है कि 1989 के अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति अधिनियम के प्रावधान को बताइए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं सीधे आंसर की से। तो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे, ठीक है बच्चों। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आप यहाँ से देखेंगे कि 1989 के अनुसूचित जाति व जनजाति अधिनियम के जो प्रावधान थे, पहला इसमें था कि अनुसूचित जाति तथा जनजाति के किसी व्यक्ति को गंदा या अखाद्य यानी कि जो खाने पीने की वस्तु ना हो, ऐसी वस्तु देने या पीने के लिए आपको क्या विवश करने पर सजा दिया जाएगा। दूसरा था अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के साथ कोई भी शारीरिक अकृत्य करने पर भी सजा मिल सकती है, ठीक है। तीसरा है कि अनुसूचित जाति या जनजाति के किसी व्यक्ति के नाम की
जमीन पर कब्जा करना या खेती करना या जमीन अपने नाम पे करवाना है, ये भी क्या है, सजा का प्रावधान इसमें है। अगला है कि अनुसूचित जाति या जनजाति की किसी भी महिला को अपमानित करने पर भी आपको क्या सजा मिल सकती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर बच्चों है कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन थे, यानी कि उद्योगों की, यानी कि किन किन से उद्योगों का निर्माण हो सकता है या किस पे उद्योग निर्भर है। ठीक है, यानी उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं, तो इसको हम देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि उद्योग की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यहाँ से। ठीक है बच्चों, इसको आप देखेंगे कि कच्चे माल की उपलब्धता है, भूमि है, जल है, श्रम या मजदूरी है। ठीक है, इसके अलावा भी आपको यहाँ पर दे रखा है कि परिवहन के साधन है, बाजार है, आधारभूत संरचना है। ठीक है, आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर हम अथवा वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, कि कृषि आधारित उद्योग तथा खनिज आधारित उद्योग में उदाहरण सहित अंतर बताइए, यानी कि कृषि पर आधारित उद्योग और खनिज पर आधारित उद्योग, इनके बारे में आपको क्या अंतर बताना है एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से हम आर वाले क्वेश्चन के आंसर को हम देखते हैं यहाँ से। ठीक है, कहाँ तक देखते हैं, यहाँ से अथवा वाले क्वेश्चन, ये आपके क्या है, कृषि पर आधारित उद्योग है। ठीक है, यानी कि वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में वनस्पति तथा जंतुओं पर निर्भर होते हैं उसे हम कृषि पर आधारित उद्योग कहते हैं। उदाहरण क्या है, सूती वस्त्र उद्योग, डेयरी उद्योग, कुछ और भी हो सकता है। ये आपके क्या है, खनिज पर आधारित उद्योग हैं। वे उद्योग जो कच्चे माल के रूप में खनिज अयस्कों पर निर्भर होते हैं उसे खनिज आधारित उद्योग कहते हैं, जैसे लौह इस्पात उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे बच्चों, यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चन 4 को कि जनहित याचिका क्या है या सभी लोगों तक न्याय की पहुंच कैसे सुनिश्चित करती है, यानी कि जनहित याचिका क्या है या जनहित याचिका तक सभी लोग कैसे पहुंच सकते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इसके आंसर क्वेश्चन 4 के। तो यहाँ हम क्वेश्चन 4 के आंसर देखते हैं कि जनहित याचिका क्या है। ठीक है, तो न्यायालय में किसी व्यक्ति या संस्था द्वारा जनता के हित के लिए अपील करना तथा अधिकार मांगना ही क्या है, जनहित याचिका कहते हैं। तो जनहित याचिका से देश के सभी लोगों तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित हुई है, क्योंकि यह बेहद ही सरल प्रक्रिया है। इसमें किसी भी माध्यम से न्यायालय से न्याय मांगा जा सकता है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 5 को देखते हैं कि 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा वुड का नीति पद, जिसे वुड डिस्पैच भी कहते हैं, लागू किया गया था। यह भारतीय शिक्षा प्रणाली में किस प्रकार महत्वपूर्ण कदम था। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देखते हैं यहाँ पर वुड डिस्पैच के बारे में। 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चार्ल्स वुड की अध्यक्षता में शिक्षा नीति का प्रारूप बनाया था। ठीक है, इसमें क्या कहा गया था, इसके अंतर्गत यूरोपीय शिक्षा प्रणाली को भारत में लागू किया गया था। दूसरा, इसमें शिक्षा विभाग का गठन भी किया गया था। तीसरा है विश्वविद्यालय शिक्षा आरंभ की गई थी। अगला है, इसके अलावा भी कोई अन्य पॉइंट होगा तो उसको भी आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी 5वें का आर वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। ठीक है, अथवा कि शिक्षा से एक व्यक्ति का दिमाग और आत्मा विकसित होनी चाहिए। यह उपयुक्त कथन के आलोक में महात्मा गांधी के औपनिवेशिक शिक्षा के बारे में विचारों की विवेचना कीजिए। चलिए इसके आंसर देखते हैं। यहाँ पे इसका आंसर देखते हैं। ठीक है ना, तो ये अथवा वाले क्वेश्चन है, इसके आंसर यहाँ से देखेंगे। ठीक है, कि महात्मा गांधी का विचार था कि अंग्रेजी शिक्षा भारतीयों के लिए उचित नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं है, इसका रीजन देखते हैं कि पहला कि यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों को गुलाम बना देगी। यह शिक्षा प्रणाली भारतीयों में हीनता की भावना उत्पन्न करती है। उनका कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक के ज्ञान बजाय पढ़ने व लिखने पर केंद्रित है, इसमें व्यवहारिक ज्ञान की अपेक्षा की गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं खंड ग में, यानी कि दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 एवं 7। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत में अदालतों की संरचना पर एक संक्षिप्त नोट लिखना है, यानी कि भारत में जो अदालत की संरचना है इस पर आपको एक संक्षिप्त नोट्स लिखना है। तो चलिए इसके आंसर देखते हैं। यहाँ पर हम आंसर देखते हैं खंड ग में कि भारत में अदालतों की संरचना है। पहला है 6 में पहला पॉइंट यहाँ पर है कि भारत में 3 अलग अलग स्तर की अदालत होती हैं। पहला, सबसे ऊपर केवल एक ही अदालत है जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। इसके जो अदालत के जो फैसले देश के सभी अदालत को मानना पड़ता है, क्योंकि ये सबसे ऊंची संस्था होती है। ठीक है, आगे कि दूसरे स्थान पर उच्च न्यायालय होती है। ठीक है, जो कि सामान्यतः प्रत्येक राज्य में होती है, यानी कि प्रत्येक राज्य में होता है, यानी कि हर राज्य के पास अपना एक न्यायालय होता है।
तीसरे स्थान पर जिला न्यायालय होता है, जिसे हम निचली अदालत भी कहते हैं, जो कि प्रत्येक जिले में होती है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को हम करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 7 है, ठीक है, कि अगर आप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सक्रिय कार्यकर्ता होते तो आप अंग्रेजों के विरुद्ध कौन कौन से तरीके अपनाते हैं। चलिए इसके आंसर देखते हैं बच्चों, जल्दी जल्दी। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, कि मैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कार्यकर्ता अगर होने के नाते अंग्रेजों के विरुद्ध निम्नलिखित तरीके अपनाता या अपनाती। ठीक है, पहला है कि असहयोग आंदोलन में सक्रिय भागीदारी, यानी कि इसमें हम भाग लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में भी हम भाग लेते हैं। अहिंसात्मक तथा शांतिपूर्वक प्रदर्शन भी करते हैं। अहिंसात्मक या जिसमें हिंसा न हो, मारपीट न हो। स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करते हैं और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करते हैं, यानी कि हम भी उन्हीं तरीके से करते हैं जिस प्रकार से उन्होंने किया था। सांप्रदायिक सद्भावना को प्रोत्साहन देते हैं, यानी कि आपस में मिलजुल कर रहते हैं। अब प्यारे बच्चों, यहाँ पर करने वाले हैं जो 7th क्वेश्चन का जो अथवा था क्वेश्चन था, इसके आंसर कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, देखते हैं। बच्चों, अब यहाँ पर करने वाले जो 7th क्वेश्चन का जो अथवा क्वेश्चन था कि प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, तो उसके देखते हैं। पहला पॉइंट है कि प्रथम विश्व युद्ध से भारत में आर्थिक व राजनीतिक स्थिति बदल गई थी। रक्षा व्यय में भारी इजाफा होने के बाद जरूरी वस्तुओं की कीमतों में भारी उछाल आया। अंग्रेजों को अपनी सेना बढ़ाने के लिए ग्रामीण युवाओं पर सेना में भर्ती होने के लिए दबाव डाला जाने लगा। अगला कि वस्तुओं की मांग अधिक होने के कारण भारतीय उद्योगों का विस्तार हुआ। कोई अन्य पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम करने वाले खंड घ, यानी कि योग्यता ने की स्रोत आधारित क्वेश्चन, यानी कि जो पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 से 11 तक, यानी कि इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, यानी कि पैराग्राफ पे आधारित है। इस पैराग्राफ को आप पढ़ लेंगे, क्योंकि बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके पैराग्राफ से ही मिल जाएंगे बच्चों। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन के आंसर जो आपकी इस पैराग्राफ में दिए हुए हैं। ठीक है, आपको परेशान नहीं होना था, अगर आप देखते तो आंसर सारा मिल जाता। ठीक है, बस आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इवनिंग शिफ्ट के बच्चे जरूर ध्यान देंगे। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है कि मराठा राज्य की स्थापना किसने की, तो यहाँ पर देखो दिया है कि शिवाजी के नेतृत्व में मराठा राज्य की स्थापना हुई। तो यहाँ पर शिवाजी दिया हुआ है, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं बच्चों, तो आपका पहले में आपका सी सही हो जाएगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन दिया, आप ऐसे जब पढ़ोगे ना आपको पता चलेगा। देखिए यहाँ पर दिया कि पुणे है मराठा राज्य की राजधानी है। ठीक है, चौथ और सरदेश मुख क्या है, तो यह एक टैक्स था लगाया जाने वाला। ठीक है, तो ऐसे जब पढ़ोगे ना तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर बड़े प्यार से दे देंगे आप। ठीक है, सेकेंड ने पूछा है कि मराठा राज्य की राजधानी क्या थी, तो मराठा राज्य की राजधानी क्या थी, पुणे थी ना, तो यहाँ पुणे कर लेंगे आप। तीसरे में है क्या था कि मराठा ने किस क्षेत्र में मुगलों को चुनौती दी, तो यहाँ पर पैराग्राफ में दे रखा है कि प्रायद्वीप। तो पैराग्राफ को सही से पढ़ के आंसर देना आपको अच्छे से। ठीक है, अच्छे करके आओगे आप। फोर्थ में पूछा है कि मराठा राज्य में चौथ तथा सरदेश मुख क्या था, तो दोनों टैक्स के प्रकार थे ना, कर था ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब पैराग्राफ के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 9 को पढ़ना है। ठीक है, 9 को देखेंगे, पैराग्राफ पढ़ लेंगे। ठीक है, सारे के क्वेश्चन आंसर पैराग्राफ से आपको हूबहू मिल जाएंगे। ठीक है, सीधे आंसर को देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि जल चक्र किसे कहते हैं। ठीक है, कि जल चक्र किसे कहते हैं, इसके आंसर बताना। तो जल चक्र देखो यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, जल चक्र का कहाँ से कहाँ तक लिखेंगे आप, यहाँ से कि जल चक्र यहाँ से लिखेंगे कि जल वाष्पीकरण, वर्षण तथा प्रवाह की प्रक्रिया द्वारा जल स्रोतों, वायु व भूमि के चक्र द्वारा निरंतर गतिशील रहता है, इसे हम कहते हैं जल चक्र। तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ से यहाँ तक लिख लेना है बच्चों। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन कर रहा है कि मनुष्य जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है। अब यहाँ पर देखो दिया है ना कि मनुष्य जल का प्रयोग कहाँ कहाँ करता है, तो सीधे यहाँ दिया है कि मनुष्य जल का प्रयोग पीने, धुलाई, कृषि, उद्योग, विद्युत उत्पादन आदि में करता है। तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए थर्ड में क्या कहा गया है कि वर्तमान समय में जल की कमी के 2 कारण बताइए। तो यहाँ से लिखेंगे ना, वर्तमान में जल की कमी के प्रमुख कारण हैं। क्या है, बढ़ती जनसंख्या है, भोजन की बढ़ती मांग, नगरीकरण। 3 कारण दिया है, 2 लिख लेंगे आप। ठीक है ना, कितनी अच्छी बात। सही से पढ़ के जब दोगे आंसर तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। ये भी पैराग्राफ है, तो इस पैरा को पढ़ लेंगे और इसका आंसर सीधे आप देखते हैं। ठीक है ना, तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर देखते हैं यहाँ पर बच्चों की। पहला दिया है कि
कई प्रकार की गैस, धूल, कड़वा, जल वाष्प उपस्थित रहते हैं। तो ये सारे चीज़ कहाँ पर उपस्थित रहते हैं? ठीक है, तो ये सारे के सारे चीज़ जो उपस्थित रहते हैं बच्चों, तो ये आपके जो उपस्थित रहते हैं कहाँ पर? वायुमंडल में रहते हैं ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन है कि पृथ्वी के चारों ओर मौजूद वायुमंडल को कौन थामे रखता है? तो आप सभी जानते हैं, तो ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है। तो ये क्या है? पृथ्वी को थामे रखता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, है ना। क्वेश्चन थर्ड को देखते हैं बच्चों की, सूर्य से आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो आप बहुत बार पढ़े हैं कि सूर्य से जो आने वाली हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा कौन करता है? तो ये वायुमंडल करता है बच्चों, ऑप्शन सी। और हाँ, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, जिससे हमें लगे कि हमारी जो मेहनत है सफल हो गई है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना बच्चों अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं, और अपने दोस्तों से ज़रूर करवाएं, क्योंकि शाम को हम क्या इसकी ऑफिशियल आंसर की अपलोड करेंगे, यानी कि जो आपका पेपर होगा यूनिवर्सिटी में उसकी ऑफिशियल आंसर की हम अपलोड कर देंगे जल्दी से। चलिए अब ये क्वेश्चन 11 का पैराग्राफ पढ़ लेंगे। इस पैराग्राफ पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, पहला क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ पर कि भारतीय संसद में कितने सदन होते हैं? तो यहाँ पर दे रखा है ना, ऑप्शन यहाँ से है, देखो कि भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं। ठीक है, 2 सदन कौन कौन से होते हैं? देखो यहाँ पर देखा है, भारतीय संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर आपका यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इसे आप नोट कर लेंगे। ठीक है, चलिए अब सेकेंड क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या है? सेकेंड क्वेश्चन आपको यहाँ से कर लेना है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? ठीक है, तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कौन करता है? तो यहाँ पर आंसर दिया है कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है। तो ये आपके सेकेंड क्वेश्चन का आपका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। ठीक है, थर्ड में देखेंगे तो दिया है कि सरकार बनाने के लिए किसी दल को लोकसभा में कम से कम कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि देखो यहाँ से देखेंगे कि किसी भी दल को राष्ट्रीय सरकार बनाने के लिए लोकसभा में कम से कम 272 सदस्यों का समर्थन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है इसका आंसर यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है ना, ये आपका थर्ड का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 भी दे रखा है, इसको भी देख लेंगे आप कि लोकसभा का कार्य लिखिए। तो लोकसभा का कार्य क्या होता है? ठीक है, तो यहाँ पर दिया है कि राजनीतिक कार्यपालिका का चुनाव करना लोकसभा का महत्वपूर्ण कार्य है। ठीक है, तो ये चौथे का आंसर यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे बच्चों। देखिए सारे क्वेश्चन आपके पैराग्राफ में मिल जाएंगे, बस आपको आराम से पढ़ना है। ऐसा नहीं करना है कि कैसे मन किया किसी भी पैराग्राफ से कोई भी आंसर आपको फिल कर दिए। देखिए जो बच्चे सही से पढ़ते हैं तो उसके अच्छे नंबर आते हैं, आप वैसे ही कहीं से आंसर लिख दोगे तो आपके सही नहीं होंगे। ठीक है, तो अच्छे से आप पढ़ना, प्यार से, मन से। ठीक है, आप देखो क्वेश्चन 5 में क्या रखा है, सेक्शन अंग्य में मानचित्र पर आधारित क्वेश्चन था कि भारत के दिए गए राजनीतिक रेखा मानचित्र पर क्या करना है कि इन्हीं 4 स्थानों को आपको फिल करना है, यानी कि ये इन सारे जगहों में से क्या करना है कि आपको केवल 4 स्थानों को फिल करना है, क्योंकि 4 नंबर क्या है। ठीक है ना, अब देखो इसमें करना क्या है बच्चों की, झांसी को फिल करना है, जो उत्तर प्रदेश में, लखनऊ को करना है, दिल्ली को करना है, बनारस यानी कि वाराणसी, मेरठ, ये सारे तो यूपी में है, ये आपके नीमच, इसको फिल करना। तो चलिए देखते हैं इसको हम। ये आपका मैप है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए कौन सा कहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया होगा, तो ये आपका दिल्ली है। ठीक है, ये आपकी दिल्ली है, यहाँ पर हो गया बच्चों, ये आपकी दिल्ली की लोकेशन फिल कर लिया आपने यहाँ पर। और ये आपका यहाँ पर मेरठ का दे रखा है। ठीक है, ये मेरठ का फिल कर लेंगे आप। ठीक है, और लखनऊ की बात करते हैं तो ये आपका यहाँ से लखनऊ दे दिया, फिल कर लीजिए आप। और ये बनारस आपका हो गया यहाँ पर। ठीक है, और ये आपका झांसी हो गया यहाँ पर, झांसी हो गया। ठीक है, और ये आपका नीमच हो गया। ठीक है, मध्य प्रदेश में आपका है नीमच। इस प्रकार से अपने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक इसी तरह की वीडियो के लिए, तब तक नमस्कार बच्चों।